कॉपी निकाल लिए ना? हाँ, लिख लिए ग्रामर। देखो, तो ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। कौन से ग्रामर पढ़ेंगे? इंग्लिश के ग्रामर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का है, हाँ इंग्लिश का। तो देखो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आती है? अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। हाँ, अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट्स का मीन्स क्या होता है? ए टू जेड। ए टू जेड को अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें टोटल 26 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 26। हाँ, 26 इसमें संख्याएं होती है। इस 26 को 3 भागों में बांटा जाता है। इस 26 को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है वॉवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवल। वॉवल, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवल्स। वावल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावल। हो गया? चलिए देखिए, वावल कितने होते हैं? 5 होते हैं। वावल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। बाद में उतार लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ दे दूँगा, बाद में उतार लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। ए, ई, आई, ओ, यू कितने हैं? 5 हैं। ये याद हो गया सबको? ओ, यू, हाँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं? वावल होते हैं, है ना? 5 वावल होते हैं। उसके बाद 5 के बाद यानी टोटल कितने हैं? 26। 26 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? 21। 21 मीन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 21, ठीक है, 21। अब इसके बाद जो जितने बचे, इसके अलावा जितने बचे, वो कितना हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। हाँ, तो ये तो वॉवल और कॉन्सोनेंट पूरा फुलफिल कर लिया, मतलब 26 फुलफिल कर लिया। तो ये सेमी वॉवल कहाँ से आएगा? सेमी वॉवल कहाँ से आएगा? ये सेमी वॉवल कहाँ से आएगा? देखो कैसे होता है। सेमी वॉवल 2 होते हैं, W और Y। जब किसी भी शब्द के लास्ट में क्या आता है? W और Y आता है, तो ये सेमी वॉवल हो जाता है। W और Y आ जाता है तो क्या होता है? सेमी वॉवल हो जाता है। कोई दिक्कत? दोनों एक साथ आए तब या नहीं, दोनों में से एक लास्ट में आ जाए तो ये सेमी वॉवल होता है। जैसे ट्राई, ये लास्ट में आया भाई, तो ये इसकी साउंड कैसी हो जाएगी? वॉवल की तरह हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, येलो कलर भी, येलो कलर, येलो, ये वाई पहले आ गया, तो ये वाई कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? कॉन्सोनेंट होगा। पहले बीच में कहीं पे भी आए तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट आएगा, एक्सेप्ट लास्ट में। अगर लास्ट में आता है तो वो सेमी वॉवल हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो W और Y अगर लास्ट में आता है किसी शब्द के, तो उसमें उसको क्या कहा जाता है? सेमी वॉवल, मतलब वॉवल का काम करता है। अगर उसके अलावा दूसरी जगह आता है तो वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे सिर्फ यानी मतलब लेटर का इंट्रोडक्शन आपको दिया है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद लेटर के बाद क्या, यानी मतलब लेटर के बाद हम किस में चले जाते हैं? शब्द बनाते हैं। उसमें शब्द बनाते हैं, है ना। तो शब्द बनाते हैं, तो शब्द कैसे, किसको कहते हैं? शब्द
शब्द किसको कहते हैं? शब्द, वर्ड, वर्ड्स किसको कहते हैं? मतलब लेटर को ऐसा अरेंज करते हैं, लेटर को ऐसा अरेंज करते हैं जिससे क्या होता है, एक मतलब मीनिंग निकल के आता है। जैसे ABCDEFGH इस तरह का जो आता है, तो इसमें कोई मीनिंग निकलता है? इसमें कोई मीनिंग नहीं आता है। जब हम इसको अरेंज करते हैं एक अच्छे तरह से, यानी अरेंज करते एक दो या दो से अधिक मतलब लेटर को आपस में जोड़ते हैं और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आता है, स्पेसिफिक मतलब निकल के आता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे AN का मतलब क्या होता है? N का मतलब क्या होता है? एक, है ना? A और N को एक साथ मर्ज किया और इसका साउंड AN आया और उसका यानी मतलब क्या हो गया? एक, है ना? जैसे गो मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये देखो G और O को मिलाया तब क्या बना? एक वर्ड बना, ठीक है, और उसका मीनिंग निकला। जैसे अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ होता है इसका मतलब? OG का मतलब OG, है ना? किसको बोलते हैं OG? हाँ, पति को बोलते हैं OG, है ना? OG, सुनो जी, है ना? तो उसका अरे लोकल भाषा में उसका मतलब आता है OG, मतलब इशारा करना है, लेकिन यानी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में OG का मतलब कोई नहीं होता है, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे? वर्ड नहीं कहेंगे, कोई दिक्कत? इसको वर्ड नहीं कहेंगे, है ना? तो वर्ड का मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब चले आगे, अब चलते हैं। उसके बाद वर्ड को जोड़कर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। इंग्लिश में सेंटेंस। देखो सेंटेंस का भी सेम है। सेंटेंस जैसे हम शब्द बनाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करते हैं और उसका मतलब निकल के आता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। सेम चीज़ें जब वर्ड को हम आपस में अरेंज करते हैं, एक फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, तो उसका उस पूरे सेंटेंस का क्या होता है? मीनिंग निकल के आता है। उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो उसका एक सिंपल सा अगर कोई पूछे कि यानी सेंटेंस क्या होता है, तो उसका मतलब सिंपल सा यानी ये है कि जब आदमी अपने मुंह से आवाज़ निकालता है और उसका मतलब समझ में आता है तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं। जब कुछ भी बोले, जैसे गो मतलब जाओ, कह रहे हैं हम, इशारा कर रहे जाओ, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस। मतलब ये क्या हो गया? एक तो वर्ड है, ये क्या है? एक वर्ड भी है और साथ में सेंटेंस भी है। जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, मतलब जाने के गो, जाने को कह रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है? और सेंटेंस का एक फॉर्मेशन होता है ना? उस फॉर्मेशन को ही समझते हैं, है ना? तो जैसे सॉरी, हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है? फॉर्मेशन अलग अलग होता है ना? जैसे हम हिंदी में कहें, हिंदी में देख, हिंदी में अगर कहा जाए तो फॉर्मेशन जो होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, यानी मतलब स्ट्रक्चर होता है उसका, यानी फॉर्मेशन, तो सबसे पहले क्या होते हैं? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद ये हिंदी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आता है। ये वर्ब लास्ट में आता है। हिंदी में जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। ये हिंदी का है, ध्यान रखना, हिंदी का ही। समझ आया? अब इसी को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में लिखा रहता है सेंटेंस, उसका फॉर्मेशन, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें क्या है? चेंज किया है। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो,
अब सेंटेंस में जैसे हिंदी में लिखा रहता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, है ना, किसको कहेंगे सब्जेक्ट को? तो देखिए, सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है ना, लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ। है ना, सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट सामान, उसमें से काम का फल या वर्ब के पहले समझते हो, वर्ब समझने के बाद ये आसान हो जाएगा। काम को ही वर्ब कहते, काम को ही वर्ब कहते हैं, है ना, काम को ही वर्ब कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? काम को ही वर्ब कहते हैं। जब सेंटेंस में कोई काम होता है तो उसको वर्ब कहा जाता है। क्लियर? अब काम का रिजल्ट जिस पे पड़ता है, हम काम कौन सा कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो काम से रिलेटेड जो चीज होती है वो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का फल जिस पर पड़ता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते। क्लियर? काम का फल जिस पर पड़ता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का रिजल्ट जिस पे जाता है, काम जैसे एग्जाम्पल, सर अंग्रेजी सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, है ना। तो देखो, सर क्या हो गया, काम करने वाला हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। और काम का फल किस पे जा रही है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो काम का ही रिजल्ट जा रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? चल आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चल, अब देखो, इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को लेकर, इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को लेकर हम सेंटेंस का मतलब ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और यानी हिंदी से इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश से हिंदी करेंगे, तो बहुत इजी है। तो उससे पहले क्या होता है कि ज़माना को यानी जानना जब बहुत ज़रूरी है ना, ज़माना को जानना ज़रूरी है। देखो ज़माना क्या होता है, मतलब ज़माने को ही इंग्लिश में, जो हम लोग उर्दू में या हिंदी में ज़माना बोलते हैं, जैसे ज़माना, तो ज़माना 3 तरह के होते हैं। तो जिसको यहाँ पे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, टेंसेस, काल, हिंदी में इसे काल बोलते हैं, है ना। कौन से काल का है, वरना कौन से पीरियड का है ना, तो कौन से काल का है ना। काल मतलब समय, कौन से समय का, तो समय कितने होंगे, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा समय, समय कितना हो जाएगा, 3। कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट
पास्ट एंड फ्यूचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब मैं अभी खड़ा हूँ, है ना, यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब प्रेजेंट चल रहा है ना। उसके बाद क्या करूँगा, मतलब कल क्या हो जाएगा, यही चीज़ जो मैं खड़ा था वो पास्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा, जैसे टेंस को मैं आगे पढ़ाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसका मतलब हिंदी में हम लोग समझते हैं, यानी प्रेजेंट में जो है तो होता है ना, है होते हैं, उसमें है, और इसमें यानी था में बोला जाता है इसको, इस वाले को था में बोला जाता है ना, और इस वाले को हाँ गा में बोला जाता है। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो है डालते हैं, पास्ट की बात करते हैं तो था बोलते हैं, गा यानी फ्यूचर की बात करते हैं तो गा बोलते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में भी मतलब इसको पहचानने का तरीका है, इंग्लिश में भी इसका पहचानने का तरीका है ना, इंग्लिश में भी पहचानने का तरीका है। तो इंग्लिश में कैसे मतलब इस चीज़ को पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? जैसे है, था और गा, यहाँ हिंदी में पहचान है, इंग्लिश में भी इसको पहचानने का मतलब इजी तरीका है। कैसे पहचानेंगे कि ये किस ज़माने का है, किस टेंस का है, किस ज़माने का है? तो इसका बहुत इजी तरीका है। और वैसे एक डेफिनेशन, मतलब टेंस का जो डेफिनेशन है, टेंस का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो इसी से हम पहचानेंगे, वर्ब के फॉर्म से ही हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। समझ आया? कोई दिक्कत? तो वर्ब जो होते हैं, वर्ब मतलब वर्ब तो बहुत तरह के होते हैं, वर्ब बहुत तरह के होते हैं। मोस्टली दो तरह के, मतलब मेन जो वर्ब होते हैं दो तरह के होते हैं। एक मेन वर्ब होता है, वर्ब दो तरह के, टाइप ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब मतलब वर्ब बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप यानी मतलब मेनली जो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, दो तरह के मतलब वर्ब का इस्तेमाल हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, है ना। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ध्यान दो। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क है? देखिए, मेन वर्ब वो होता है जो एक्चुअली में एक्शन होता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। एक्चुअली में जो एक्शन होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे गो मतलब जाना, उसके बाद राइट, स्लीप सोना, तो ETC। कोई दिक्कत? मेन वर्ब समझ में आ रहा है? गो, राइट, स्लीप, ETC, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो इस तरह के वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब को मदद करता है, मेन वर्ब को मदद करता है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ETC। कोई दिक्कत? इज, एम, आर, वॉज, वर, क्लियर? इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, है ना। वर्ब मतलब एक्शन होता है, लेकिन एक्शन को मदद करता है तो उसको वर्ब ही रखा है। वर्ब मतलब मदद करता है मेन वर्ब को, है नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम देखिए यहाँ पे हिंदी में जो है ना, हिंदी में ये वाला जो है और ये वाला था और ये वाला गा, है ना, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हिंदी का। हाँ, और मेन वर्ब क्या था उसमें? पढ़ाना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे हम, ये बताए थे, जैसे वर्ब पढ़ाते हैं,
पढ़ाना क्या है? पढ़ाना मेन वर्ब है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इसको मदद करता है, किसको? मेन वर्ब को मदद करता है, मेन वर्ब को मदद करता है हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत? ठीक। इसी तरह का हेल्पिंग वर्ब से भी हम टेंस की पहचान करते हैं, है ना। देखो यहाँ तक इज मतलब प्रेजेंट में ही लगता है, एम प्रेजेंट में भी, आर प्रेजेंट में भी, वॉज था, है ना, वॉज था मतलब पास्ट में लगेगा ये, है ना। वर भी पास्ट में ही लगता है, थे। उसके बाद विल किस में लगेगा? विल किस में लगेगा? गा। विल मतलब गा होता है। विल किस में लगेगा? फ्यूचर में लगेगा। तो ये डिसाइड करता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस है। और ये पहचानेंगे, हम पहचानना सीखेंगे कि यानी वर्ब से ही पहचान होगी कि कौन सा टेंस है। क्लियर? कौन सा टेंस है वर्ब से ही पहचानेंगे हम। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ जितनी चीज़ें आपको पढ़ाया गया समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, है ना। अब टेंस के टाइप हैं तो उनको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। टेंस के टाइप हैं। अब देखिए टेंस के थोड़ा मोटा मोटी हम लोगों को समझ में आ गया कि टेंस कैसे है, जमाना है, 3 तरह का है और वो कितने टाइप के होते हैं और वर्ब क्या है, ये सब चीज़ें समझे। अब चलते हैं हम लोग टेंस में। अब क्योंकि अब यानी मतलब वो तो मतलब बैकग्राउंड था क्या, यानी क्या है। अब एक्चुअल में टेंस को पढ़ेंगे तो उधर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट को। प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के कितने हैं? 4 टाइप। प्रेजेंट में 4 टाइप हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? 4 है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, 2 नाम है इनका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग आज ये वाले को समझेंगे, है ना। इसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, या सिंपल प्रेजेंट, एक ही चीज़ है। जैसे इसका हिंदी पहचान, जैसे हिंदी में यानी मतलब सेंटेंस को देखेंगे तो हिंदी में सेंटेंस को देखेंगे तो क्या हम देखेंगे हिंदी में सेंटेंस को तो कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मतलब हिंदी में कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। इत्यादि लगे हो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ती है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगे हो, है ना। लास्ट में क्या आएगा?
ता है, ती है, ते है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ते हैं लास्ट में है, ते हैं लास्ट में है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ते हैं लास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह के हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग यानी इस तरह का 10-15 सेंटेंसेस बना के कॉपी में रखना है, सिर्फ हिंदी बनाना है इसका, है ना। 10 सेंटेंसेस होना चाहिए हिंदी में। कर लेंगे कल फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और इसको फिर जब समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फिर आगे बनाएंगे, कैसे इसको बनाना सीखेंगे कल। ठीक है? कोई दिक्कत?